This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 8 जून 2020 चरक सूत्र अध्याय 24 शंखं चक्रं गदां ददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यांशकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रम् आलाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावादिनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोऽर्धसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्येन नो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निमेषादिकेभ्यो यः प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। सूत्र 25 यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञा वहानि च पृथक् पृथक् समस्तावा श्रोतांस कुपितामलाः मलिनाहारशैलस्य रजो मोहावृतात्मनः प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा मदमूर्छाय संन्यासास्तेषां विद्यात् विचक्षणः यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिः। तर्हि यदा तु रक्तवाहिनी एवं रससंज्ञा वहानि च पृथक् पृथक् समस्तावा कुपितामलाः श्रोतांसि तानि प्रतिहत्य अवतिष्ठन्ते तस्य पुरुषस्य मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनः पुरुषस्य तदा मदमूर्छाय संन्यासाः व्याधयः जायन्ते तेषां यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु यथोत्तरं बलाधिक्यं विचक्षणः विद्यात् अयं तत्र अन्वयः। तर्हि पृथक् पृथक् समस्तावा कुपितामलाः आइदर अलग अलग तरीके से प्रकुपित हुए या सभी दोष अगर प्रकुपित हुए हैं और रक्तवह और सहसा संज्ञावह इन स्रोतों का आश्रय करके वहां पे रुक जाते हैं। मलिनाहारशील जो व्यक्ति है या जो मोह से आवृत जिसकी आत्मा है अथवा जिसका मन है तदा व्याधयः मदमूर्छाय संन्यासः व्याधयः जायते। तब ये मद मूर्छा या संन्यास ये रोग निर्माण होते हैं और हेतु लिंग और उपशमन इनके बारे में इनका यथोत्तर बलाधिक्य समझ लेना चाहिए विचक्षण वैद्य को। तो मद से मूर्छा मूर्छा से संन्यास ज्यादा बलवान इस प्रकार का है, इस प्रकार से ये बताया है। तो मलिनाहारशील ये एक हेतु इसमें अहम इस प्रकार का है और रजो मोहावृतात्मना तो रज और मोह इनका आधिक्य इस प्रकार का होना ये भी एक अहम चीज इसमें है। दुर्बलम चेतस स्थानम यदा वायु प्रपद्यते मनोविक्षोभयन् जंतो संज्ञां सम्मोहयेत् तदा पित्तं चैव पित्तमेवं कफश्चैव मनोविक्षोभयन् नृणां संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र लक्ष्यते। जब वायु दुर्बल इस प्रकार के मन के स्थान जो हृदय है वहां पे पहुंच जाता है
तदा मनोक्षोभेन जंतुः संज्ञां सम्मोहयेत्। तब वो मन का विक्षोभ निर्माण करके संज्ञा का मोह इस प्रकार का निर्माण करता है। और इसी तरीके से पित्त और कफ भी मन का क्षोभ करके संज्ञा के बारे में आकुलता निर्माण करता है। और विशेष शास्त्र लक्ष्यते, तो उसमें जो विशेष है वो हम आगे इस प्रकार से बताएंगे। तो ये चरक की खास रीति है कि पृथक पृथक समझता हुआ इस प्रकार से बताया गया है। तो अलग अलग दोष, पहले बात फिर पित्त और फिर कफ, ये हृदय के स्थान पे पहुंच जाते हैं। और वो अगर दुर्बल है तो मन का विक्षोभ करके वो इस प्रकार के विकार निर्माण करते हैं। तो इसमें रजो महावृत वन पहले से ही है, ये एक अहम चीज है। मलिनाहार इसका शीलन करना ये और दूसरी चीज है। और फिर ये दोष वहां पे चले जाते हैं। दुर्बल स्थान है मन का, हृदय जो है वो। और फिर वे मद मूर्छा मन संन्यास इस प्रकार के विकार निर्माण होते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बलिनाहारशील रजो मोहावृतत्व और दुर्बल स्थान इस प्रकार से, और जो किया जा रहा है वो दोषों के द्वारा किया गया है, और मन का विक्षोभ दोषों के द्वारा हो रहा है, ये भी एक अहम चीज इसमें है। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सक्तानल्प द्रुताभाषम चलस्खलित चेष्टितम विद्यात् वातमदाविष्टम रूक्षशावारुणा। तो वातमदाविष्ट कैसे जाने? हाँ। सक्त अनल्प यानी कि बहु, द्रुत और भाष आभाष इस प्रकार का। सो भाषण जो व्यक्ति करता है वो सक्त होता है, जैसे कि रुक रुक के इस प्रकार के होता है, लेकिन बहु होता है और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। चल स्खलित चेष्टितम, और चेष्टितम जो है वो चल स्खलित इस प्रकार का है। जो भी क्रियाएं होती है वो ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं और फिर में उसमें रुकावट इस प्रकार की आती है। और रूक्ष शाव अरुणाकृति, जो आकृति है वो रूक्ष शाव इस प्रकार की हो जाती है। तो ये वातमदाविष्ट इस प्रकार को समझ लेना, इस प्रकार से समझ लेना। तो एक्चुअली इस प्रकार के मरीज को वातमदाविष्ट है इस प्रकार से निदान करके कुछ उसके बारे में चिकित्सा की गई है, ऐसा ज्यादा तो देखा नहीं है। मैंने किसी से सुना भी नहीं है इस प्रकार का कि वातमद इस प्रकार का निदान किया। मदात्य में ये शायद कंडीशन आ सकती है, और वातज मदात्य इस प्रकार से बारे में इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये मद दूसरे भी चीजों से हो सकता है, और वैसे मदात्य का निदान अलग से दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। सक्रोध परुषा भाषम संप्रहार कलिप्रियम विद्यात् पित्तमदाविष्टम रक्तपीता सिताकृति। सक्रोध और परुष इस प्रकार का भाषण करना, संप्रहार कलिप्रियम और मारने के लिए उद्यत होना, या कली यानी कि वितंडा या झगड़ा करना, तो झगड़ा करने में रुचि रखना इस प्रकार से, तो ये एक अहम चीज हो जाती है। ऐसी अगर स्थिति है तो विद्यात् पित्तमताविष्टम रक्तपीता स्ताकृति, रक्तपीत असित इस प्रकार की उसकी आकृति, उसकी जो छाया जिसको बोलेंगे शायद, वर्णमाकरामति छाया भा प्रकृष्टा प्रकाशते, ये प्रभाव और छाया इनका वर्णन इंद्रिय स्थान में आया है एक्चुअली। हाँ। और ये छाया वर्ण पर आक्रमण करती है। तो ये इस प्रकार से वृक्ष शाव अरुण इस प्रकार की आकृति हो, रक्त पीता सित इस प्रकार की आकृति हो,
तो इनको देख के थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ा उन्माद की तरफ जा रहा है। और पित्त का मद ये हो सकता है। और सक्रोध पुरुषाभास, जब गुस्सा आता है तो ये काफी दिखाई देता है। और संप्रहार कलिप्रियम, अगर वो बेकाबू हो जाता है और कोई उसका नियंत्रण नहीं कर पाता तो ये सीधा मार भी सकता है, ऐसा है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से पथ्यापथ्य वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी उन्माद निदान और उन्माद चिकित्सा में भी इसके बारे में जिक्र थोड़ा सा होगा। और पित्त का अगर संबंध उन्माद में है तो इसी प्रकार के लक्षण दिखेंगे। होता है ऐसे कि हमारे पास मरीज शुरू में आते ही नहीं, उन्माद के जो मरीज है वो प्रायः एलोपैथी में साइकोटिक ड्रग्स में चले जाते हैं। और बहुत वर्षों के बाद उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा हो या फिर एडिक्ट हो गया हो, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो गए हो कि दिन भर ड्राउजी रहता है, भार उल्टी होती रहती है, और कुछ काम का नहीं रहता वो आदमी। तो उस अवस्था में हमारे पास मरीज ज्यादातर आते हैं। शुरू की अवस्था में अगर हमें एक मौका मिलेगा इन प्रकार के मरीजों को ट्रीट करने का तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार से होगा। और शायद ये पित्त जब मद करके उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। और ये खास करके रस रक्त दृष्टि, इसमें पित्त के बारे में तो रक्त दृष्टि बहुत ज्यादा है, तो रक्त मोक्षण, विरेचन, उपवास, ये सभी इसमें फलरूप हो सकते हैं। स्वल्प असंबद्ध वचनम तंद्रालस्य समन्वितम विद्यात्मकमनाविष्टम पांडुम प्रध्यान तत्पर। सो कफ मदाविष्ट जो है वो थोड़ा ही बोलता है और असंबद्ध वचन इस प्रकार का रहता है। तंद्रालस्य समन्वित, और तंद्रा और आलस्य ये इसके साथ में होता है। तो पांडु और प्रध्यान तत्पर, ऐसे ही कहीं पे ध्यान लगा के बैठना, कहीं पे ध्यान न हो। और पांडु इस प्रकार का है तो वात कफा कफ मदाविष्ट इस प्रकार को उसको समझ लेना है। अभी ऑटिज्म की एक बड़ी समस्या है और छोटे बच्चों में ऑटिज्म पाया जा रहा है। और इसमें ज्यादातर देखा गया है कि वैक्सीनेशंस का कुछ रोल है इस प्रकार से। अमेरिका में वैक्सीन देने के बाद ऑटिज्म हुआ ऐसा प्रूव हुआ और कंपनी को कंपेंसेशन देना पड़ा, इस प्रकार से केस हुआ। और उसके बाद में अमेरिका में अभी दो पक्ष है, वैक्सीनेशन के विरोध में भी है और वैक्सीनेशन के समर्थन करने वाले भी पक्ष है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जनरल इम्यूनिटी पर ही ज्यादा जोर होना चाहिए। इस प्रकार की इंडिविजुअल रोग के लिए इम्यूनिटी ये अच्छी कंसेप्ट है ही नहीं। What can be the treatment for such treatments, especially in aggravated condition? रसकल्प योजना। Also psychotic medicines लेकर आने वाले उन्मादी रुग्णों के चिकित्सा तत्व अलग हो जाता है क्या सर? इन ड्रग्स का क्या सोचे चिकित्सा में? एक तो ऐसा है कि साइकोटिक ड्रग्स सीधे बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिर बेकाबू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे हटाना है, हमारे ट्रीटमेंट शुरू करनी है। और जहां तक पॉसिबल है पंचकर्म करवाना, ये सबसे अहम है। और ज्यादातर देखा गया है ये कुछ करते नहीं है, दवा भी नहीं लेते हैं। और वो कंडीशन में ही नहीं रहते कि हमारी कुछ सुने। अगर शुरू में ही हमारे पास मरीज आते हैं तो शायद ये बात बन सकती है कि पंचकर्म कराए, तो पंचकर्म के बाद काफी इम्प्रूवमेंट होती है, ऐसा देखा है। लेकिन ये पंचकर्म करवाते नहीं है, दवा भी ठीक तरीके से लेते नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है अभी इस प्रकार से देखा जाए। और एग्रेवेटेड कंडीशंस में उसको काबू में रखना ये भी मुश्किल हो पाता है। मैंने ऐसे मरीज अमेरिका में खास करके देखे हैं
कि जब तक वो छोटे बच्चे हैं तब तक उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। एक बार वो बड़े हो गए 18-19 बरस के बाद उनके ऊपर काबू पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, और वो पेरेंट्स के लिए जीना भी हराम कर देते हैं। और वहाँ के कायदे कानून इस प्रकार के हैं कि वो सीधे पुलिस को बताते हैं कि पेरेंट्स पर हैरेस कर रहे हैं, और तो पुलिस आके पेरेंट्स को पकड़ के लेके जाती है, अरेस्ट करती है डायरेक्टली। सो ये बड़ी समस्या है इस प्रकार की। बहुत सारे लोगों में मैंने जो संबंध पाया है वो आधिदैविक चीजों से संबंध पाया है। स्मशान भूमि शहर या गांव के बाहर रहती थी पहले। अभी शहर विस्तार होते गए और स्मशान भूमि शहर के बिल्कुल बीच में आ गई इस प्रकार के। और यहाँ श्मशानानि दिवापिनः इस प्रकार का बताया गया है कि दिन में भी नहीं जाना है वहां, रात को जाने का तो सवाल ही नहीं है, संध्या काल में खास करके नहीं जाना है। तो कई मरीजों में इस प्रकार का इतिहास पाया जाता है कि एक दिन तक, पर्टिकुलर दिन तक वो ठीक था, उस दिन क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन उस रात से ये शुरू हो गया। तो मैंने पूछा कि आप स्मशान के इर्द गिर्द भी कहीं पे गए थे क्या शाम को? तो वो बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव आता है कि हाँ हम गए थे इस प्रकार से। तो ये एक ग्रह बाधा के तौर से उसको देखना है और फिर उसकी चिकित्सा करनी है। उसमें भी ऐसा है, सिर्फ हिंसार्थी जो है वो असाध्य है, बाकी जो है काम्य और रति इस प्रकार के जो है वो साध्य है वास्तव में आयुर्वेद के हिसाब से। लेकिन उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसके लिए हमारा सामर्थ्य होना जरूरी है। ये भी अजीब चीज है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है तो वो हमें भी तकलीफ दे सकता है। सर, फॉर इम्यूनाइजेशन टू चाइल्ड इज नेसेसरी और एनी अदर थिंग्स यू कैन थिंक। मैं तो कभी से इसके विपक्ष में हूँ कि करना ही नहीं है, इम्यूनाइजेशन करना ही नहीं है वास्तव में। अभी भारत में कानून से तीन इम्यूनाइजेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। वो मैंने बहुत बार कोशिश करके भी वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई बताने के लिए accreditation तो बताने के लिए तैयार नहीं रहता, और वेबसाइट से ढूंढ नहीं पाया मैं एक्चुअली। तो आप भी देखो, जरा कोशिश करो और कौन से मैंडेटरी है वो एक बार ढूंढ लो। उसको चैलेंज करना एक अहम चीज होगी। अमेरिका में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्कूल एडमिशन कराते वक्त वो पूछ लेते हैं, और अगर इम्यूनाइजेशन नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो कोर्ट में जाके कर सकते हैं एडमिशन, ऐसा है। और बिल गेट्स ने भी अपने बच्चों को दिया नहीं है इम्यूनाइजेशन। जो खुद इतना बड़ा प्रमोटर है इम्यूनाइजेशन का, लेकिन अपने बच्चों को खुद को उसने दिया नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि इम्यूनाइजेशन देना है, जनरल इम्यूनिटी को ही बढ़ाना है, यही सबसे अहम चीज है। और कोरोना जैसे वायरस के लिए तो अभी यही सिचुएशन रहेगी। उसमें ऐसा है, इसकी शुरुआत नन्हे मुन्ने बालक से ही होती है। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी स्तन्य से प्राप्त होती है, ब्रेस्ट मिल्क से प्राप्त होती है। और उसके लिए माँ को अपने खाने पीने के बारे में निर्बंध रखने चाहिए। वैसे वे परंपरा में रहे हैं, लेकिन अभी परंपराएं बिल गेट्स ने काय कारण सांगितले होते, आई डोंट नो। ये सिर्फ मैंने पढ़ा है, उसके बारे में भी थोड़ा सत्यासत्यता उसकी देखनी चाहिए। सुश्रुत को दिया क्या नहीं दिया है, सुश्रुत और श्रुति को नहीं दिया है हमने इंडियन, जो सिर्फ डिस्चार्ज लेते वक्त अस्पताल में जो दिया गया वही है, बाकी नहीं दिया है। तो ये बहुत पुरानी समय की बात हो गई। क्योंकि ये अभी 28-29 बरस उसके लिए हो गए। लेकिन उस जमाने में इतना जिक्र नहीं था करना है इम्यूनाइजेशन इस प्रकार से। अभी ये पीडियाट्रिशियंस बोल रहे हैं, कल ही का वृत्तपत्र में था
कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में गड़बड़ी हो रही है ये कोरोना वायरस के जरिए, और सभी पेडिट्रिशियन चिंतित है वगैरह इस प्रकार। मैंने तो सोचा कि ये अच्छी बात है कि उसको हम ठुकरा दे। सुवर्ण सिद्ध जल, सुवर्ण सिद्ध दूध ये देते रहे। और शुरू में जो स्वर्ण प्राशन जो है पुष्य नक्षत्र के ऊपर वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक है बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी आर कंपल्सरी इन इंडिया। हेपेटाइटिस बी भी अजीब है। मैंने डीपीटी था, हाँ। ओपीवी क्या है? दोनों का अलग अलग है, हाँ। ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी एंड डीपीटी होगा मेरे ख्याल में। हाँ, हेपेटाइटिस बी का बाद में आया है, और शायद ये कंपलसरी नहीं होगा। तो एक बार ऑथेंटिक सोर्स बताइए कौन सा है वो, और उसको चैलेंज कैसे करेंगे ये एक अहम चीज होगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लड़ाई होगी। और डॉक्टर तो हमारे खिलाफ होंगे ही, फार्मास्यूटिकल कंपनियां खिलाफ होगी, और पालक भी खिलाफ होगी हमारे। वो भी कहेंगे कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो ये डिसीजेस फिर से बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सोच समझ कर उसके बारे में थोड़ा डीपीटी, बीसीजी एंड ओपीवी, ओके, एमएमआर, डीपीटी ट्रिपल। एक्चुअली ऐसा है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो ताई राजवाड़े हमारी टीचर थी लास्ट ईयर में। और वो कौमार ग्रुप की पढ़ाती थी। तो ये बात है करीबन 78 79 की। तो ये वैक्सीनेशन उस समय नया था अभी। और उनको सवाल पूछा गया था कि वैक्सीनेशन करना है या नहीं करना, आयुर्वेद की राय क्या है। तो वो तो बहुत काफी एक्सपीरियंस थी और वो रिटायर होने वाली थी, एज उस समय 60 के लगभग होगी। तो उन्होंने बता दिया कि अगर आप भली भांति बालक के ऊपर ध्यान देते हैं और दूसरे महीने में उसको लेकर सिनेमा वगैरह नहीं देखने चले जाते, तो कोई देने की जरूरत नहीं है इम्यूनाइजेशन। वास्तव में इम्यूनिटी सबसे बढ़िया आती है वो स्तन्य से आती है। और माता अगर भली भांति पालन कर रही है उपत्य का, तो बालक को इम्यूनिटी मिल जाती है और दूसरे किसी इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे यहाँ बाल गुटी है, जो गुटी दी जाती है उसमें काफी चीजें होती है। हिरड़ा होता है, या फिर जायफल होता है, शुंठी होती है, पिपली होती है वगैरह, अतिविषा होती है। तो इसका भली भांति इस्तेमाल करेंगे तो भी काफी है, और उसके साथ में सोना देने का भी प्रघात है। सुवर्ण घिस कर अगर देते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़ जाती है। तो हमने सभी बच्चों में ये किया है एक्चुअली। तो ये करते रहेंगे, पानी सोना डाल के उबाल के दे देंगे, दूध सोना डाल के उबाल के दे देंगे, तो और कुछ इम्यूनिटी के लिए देने की जरूरत है ही नहीं वास्तव में। और जैसे हमारे यहाँ ज्वर के बारे में जिक्र है कि ज्वर का निर्माण कैसे हुआ, ये जो पौराणिक कथा उसके बारे में बताई गई है कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शंकर ने कुछ इस प्रकार के असुर निर्माण किए।
और फिर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और फिर बोले कि अब हमें क्या काम है। तो बोले कि तुम पृथ्वीलोक में जाओ और रोगों के रूप में तुम बर्ताव करो। तो ज्वर अतिसार वगैरह इस प्रकार के रोग उससे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी पौराणिक कथा है। इस कथा को लेकर हंसी मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथों में ये कथा लिखी गई है। हाँ। और आयुर्वेद किस तरीके से अशास्त्रीय है ये बताने के लिए इन कथाओं का उपहास पूर्वक निर्देश किया जाता है। ऐसा जब हम मानते हैं कि आप तो अप्तोपदेश ये प्रमाण है हमारे लिए, और ये अप्तोपदेश है, ये ग्रंथों में ही लिखा है, तो ये झूठ बात कैसी हो सकती है? ये एक अहम चीज रहेगी। और मान भी लेते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है नहीं है इसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। लेकिन जब हम इनोकुलेशंस लेते हैं, वैक्सीनेशंस लेते हैं, तो क्या करते हैं एक्चुअली? तो जिनकी स्ट्रेंथ कम है, बल कम है, इस प्रकार के जंतुओं को हम भीतर ले लेते हैं और फिर हमारी इम्यून सिस्टम उससे झगड़ती है और एंटीबॉडीज निर्माण करती है। और वो एंटीबॉडीज उनका नाश कर देती है। और इस प्रकार से वो अगर कैपेबल हो जाती है, तो अगर सच ही में इन्फेक्शन हुआ उस प्रकार का, तो हमारी एंटीबॉडीज काम करती है, ऐसी थेरी है इसमें। अगर मान लो कि ये हुआ ही नहीं, अटैक, किसी का सवाल ही नहीं उठा कि किसी को इस प्रकार से इन्फेक्शन होने का, तो उसका क्या होगा? ये जो एंटीबॉडीज निर्माण हुई है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। सच में इन्फेक्शन हुआ नहीं था, शरीर के इम्यून सिस्टम को इस प्रकार के सचेत किया गया और खास विशिष्ट रोग के लिए, जनरल इम्यूनिटी के कंसर्न। तो ये एंटीबॉडीज हमारे ही सेल्स पर अटैक करना शुरू करती है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का एक अहम कारण वैक्सीनेशन है, वो एलोपैथी भी मानती है। लेकिन फिर भी कोई भी वैक्सीनेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। मेरे पहचान की एक पेडिट्रिशियन है, मुझसे भी 1 बरस बड़ी है। वो चिले में प्रैक्टिस करती है और प्रैक्टिस एक्चुअली आयुर्वेदिक करती है पेडिट्रिशियन। तो वहां पे तो सीधा विरोध नहीं कर सकते हैं अमेरिका में या दूसरे किसी में देश में, ये तो साउथ अमेरिका में हो गया। तो वो बताती है अभी कि देखो इसके बारे में 2 पक्ष है, वैक्सीनेशन देना है नहीं देना है, तुम सब जानकारी हासिल करो और फिर डिसाइड करो तुम्हें देना है नहीं देना है वैक्सीनेशन, इस प्रकार से। तो वो बच जाते हैं कि कोई लीगल एक्शन उनके ऊपर नहीं ले सकता इस प्रकार से। ये इनके लिए काफी आवश्यक इस प्रकार की है। लेकिन अभी वो भी इस पक्ष में नहीं है कि वैक्सीनेशन देना जरूरी है। मैंने कुछ पेडिट्रिशियन से भी बात की थी, उनका भी सभी का कहना है ये बराबर नहीं है, लेकिन ये केवल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का गेम है और उसमें काफी पैसा उनसे उनको मिल जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा इस प्रकार से। तो हमें अगर लीगली इसके बारे में कुछ करना है, तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। According to allopathy, 6 diseases are vaccine preventable: polio, tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, and measles. No added hepatitis B. बट ये भी सच्ची बात नहीं है कि ये प्रिवेंटेबल है इस प्रकार से। काफी मात्रा में कम हो सकते हैं लेकिन प्रिवेंट हो जाएंगे ऐसा नहीं है। खास उदाहरण ट्यूबरकुलोसिस है। जब तक ट्यूबरकुलोसिस अकेला था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही HIV बढ़ गया, तो अभी बहुत सारे HIV के मरीज ट्यूबरकुलोसिस से ही मरते हैं और इसमें रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स काफी डेवलप हो गए हैं।
पोलियो के बारे में भी मैंने ऐसा सुना है कि अफ्रीका में जहाँ पोलियो का वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता वहाँ पोलियो का इंसिडेंस कम है। हम अमेरिका में पोलियो का इंसिडेंस ज्यादा है जहाँ की वैक्सीनेशन होता है, और उसका रीजन बताते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। तो पोलियो वैक्सीन देने से हम इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और वो भी नहीं सहन कर पाते हैं, इसलिए वहां पे रेट ज्यादा है पोलियो। तो इसको रियली चैलेंज करना है, केवल यहाँ पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इसको चैलेंज करना है। और ये बहुत ही बड़ी इस प्रकार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से लड़ाई इस प्रकार से है, और उनके पास सभी है, उनके पास पैसा है, उनके पास डॉक्टर्स है, उनके जनता भी उसके पीछे है। तो ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का है। वैसे टिटानिस के मरीज नहीं दिखते, मीजल्स के अभी भी दिखते हैं, और वो फिर बताते हैं कि ये नहीं, अभी उसका एक जोर कम हो गया है मीजल्स का इस प्रकार के वैक्सीनेशन के बाद। तो ये कहाँ तक सच है ये भी एक बार देखनी चाहिए, कि जो दावे किए जाते हैं कि इनके ऊपर काबू पा गया है वो वास्तव में नहीं है। फिलहाल कुछ कुछ वर्षों से पहले धनंजय कुलकर्णी को कॉलरा हुआ था, जो हमारा एक वैद्य है, अच्छा वैद्य है, और उसका डायग्नोसिस दीनानाथ मंगेशकर में किया गया था कि उसको कॉलरा ही है और कॉलरा की ट्रीटमेंट देंगे। कहाँ कॉलरा चला गया ऐसे बता रहे थे, वापिस कैसे आया? और ये तो सचमुच उदाहरण है, खुद हमारे एक वैद्य का ही उदाहरण है इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। Nowadays, Pentavac is new combination of diphtheria, tetanus, pertussis, whooping cough, poliomyelitis, polio, and serious diseases caused by Haemophilus influenzae type B, often just called as HIV infections. Okay. लेकिन जनरल इम्यूनिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहना, जो कि खाने पीने पे या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, और सिर्फ एक एक रोग के लिए इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन ढूंढना, ये गलत ही तरीका है, ये सोच ही गलत है। तो उस सोच को ही हमें चैलेंज करना है कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो दिनचर्या सुधारो, घर का खाना खाओ, ऑर्गेनिक या नैसर्गिक खाना खाओ, देसी गाय का दूध ले लो, ये अहम चीजें हैं। और व्यायाम करो, योगाभ्यास करो, ये अहम चीज है। हम वैद्यों को तो ये करना चाहिए, बाकी समाज का छोड़ दो। हम वैद्यों को खुद अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे अवगत कराएंगे इसके बारे में? तो सबसे अहम चीज है कि हम खुद करें और फिर लोगों के लिए इसके बारे में जिक्र करें। इट इज कंपल्सरी एंड फ्री बाय गवर्नमेंट। फ्री होना ठीक है, लेकिन कंपल्सरी होना जरूरी नहीं है। मेरे स्वास्थ्य पर मेरा अधिकार होना चाहिए। अभी ये बताते हैं कि एक भी आदमी इस प्रकार का पोलियो का रह जाता है, एक भी बच्चा इसको पोलियो हो जाता है वैक्सीनेशन न देने की वजह से, तो वो पूरे समाज का पोलियो में, वो पूरे समाज को पोलियो ग्रस्त कर सकता है इस प्रकार, जैसे कोरोना का अभी चल रहा है। तो उसमें भी मेरा सुझाव था कि तुम इम्यूनिटी टेस्ट करो, हाँ, उसमें एंटीबॉडीज निर्माण हुई है या नहीं हुई है इसकी जांच करो, कोरोना की जांच करने के बजाय। और वास्तव में कोरोना की जांच उन्हीं पेशेंट्स में की जाती है जिनमें सिम्टम्स है, जिनमें सिम्टम्स नहीं है उनको तो कोई देखने के लिए जा नहीं रहा, और 80% केसेस सिम्टम फ्री है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमारे संपर्क में आएगा, उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा इस प्रकार से। तो ये कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार से करने का। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी दे गिव बीसीजी एंड ओपीवी। सो ये तो चीज है, और अभी घर में डिलीवरीज होती नहीं है। डिलीवरी जो है वो तो अभी कंपलसरी अस्पताल में ही करना है, ऐसा गवर्नमेंट का भी है। जैसे कि ये पब्लिक हेल्थ, ये टर्शरी जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी, उनको ये काम सौंपा गया है आशा व बाकी वर्कर्स के लिए कि ढूंढो कितनी गर्भवती महिलाएं हैं,
और उनका रिकॉर्ड रखो, और वो कंपल्सरीली अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए। ये देखो, उद्दिष्ट अच्छा रह सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी की मौत न हो जाए, बच्चे की या माँ की, इस प्रकार से। लेकिन इसमें दूसरी चीज ऐसी है कि वैक्सीनेशन वगैरह सब चालू हो जाता है, उसी उसी समय से चालू हो जाता है। आज से 40-50 बरस पहले जब ये माहौल नहीं था वैक्सीनेशन का वगैरह का, तो क्या स्थिति थी? वैसे वैद्यक सत्ता नाम की एक आनंद नाडकर्णी की किताब है, ग्रंथाली प्रकाशन। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि टीबी का इलाज आने से पहले ही टीबी काफी हद तक कंट्रोल हो गया। वो 75% से 12% तक आ गया था, और कारण उसका केवल अच्छा खाना पीना ये था। तो अभी जो बताते हैं कि टीबी के ऊपर हमने कंट्रोल किया है, वो दवाइयों से कंट्रोल किया है, ये गलत बात है। दवाइयों से कंट्रोल नहीं हुआ है एक्चुअली। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो संशोधन पहले ही हुआ है, उसको हमें लोगों के सामने रखना है, और फिर ये बात थोड़ी थोड़ी बदलेगी। स्वर्ण प्राशन कितने वर्ष तक देना चाहिए? 2 बरस तक तो देना चाहिए, क्षीरान्नाद अवस्था है तब तक तो देना चाहिए। और वैसे हम निरंतर सुवर्ण सिद्ध जल का पान कर रहे हैं, और सुवर्ण गुड़ की सिद्ध क्षीर ले रहे हैं बहुत बरसों से। ये जब बच्चे छोटे थे, वहां से लेकर 28-30 बरस हो गए, हम सोना डाल के पानी उबाल के लेते हैं, और सोना और गुड़ की डाल के दूध लेते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस प्रकार से लेते रहने में। पूरा जन्म तक करते रहो, इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। और उसके साथ में व्यायाम और योगाभ्यास करो, तो ये करते रहेंगे तो वैक्सीनेशन वगैरह कुछ की किसी की भी जरूरत नहीं है। Actually, vaccination arises to avoid excessive deaths due to these diseases. But here we should first understand ancient Indian view of developing better humans. Dr. B.M. Hegde from Manipal University opposes vaccination. He says the best vaccination for child is the mud and other things they put in their mouth while playing. The germs that enter through this medium help to develop natural immunity. Nowadays, parents keep children very clean and do not allow them to play in mud, sand due to too much hygiene concept. Best example of is the immunity comparison of village children and city children. ये तो सही है। और अभी जो माहौल चल रहा है पूरे विश्व भर में कोरोना के हिसाब से, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, यहाँ बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। ये ज्यादा क्लीनलीनेस का ही परिणाम है। वो उनको आदत ही नहीं है इस प्रकार के इन्फेक्शंस को सहन करने की। और भारत जैसे देशों में जहाँ गंदगी बहुत जगह फैली है इस प्रकार से, और उसी में लोग जीते हैं, ये जो झोपड़ी वगैरह इस प्रकार के धारावी का जो है माहौल इस प्रकार से, वहां पे रहकर भी लोग बीमार नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए भारत में रेट कम है, डेथ का भी रेट कम है, और रोगग्रस्त होने का रेट भी कम है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जो हेगड़े सर कह रहे हैं वही सही बात है कि हमें नेचुरल इम्यूनिटी किस प्रकार से हो। गंदगी में रहे ऐसा नहीं है, लेकिन मिट्टी में खेलने दो बच्चों को। ऐसा नहीं होना है कि अरे इस प्रकार से हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा वगैरह। Smallpox is the example they always give in support of vaccination. अभी मालूम नहीं है कि अभी उसके मरीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, आगे चलकर दिखाएंगे। जैसे कॉलरा का वापस आ गया, और पोलियो का भी जिक्र चल रहा है इस प्रकार से। तो ये आगे हो सकता है, ऐसी तो कंडीशन है नहीं कि ये फिर से वापस आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। स्वर्ण प्राशन की फलश्रुति में 1 महीना, 6 महीने और 1 बरस ऐसा काश्यप संहिता में दिया है, और उस दिन के हिसाब से अलग अलग फल दिया है। तो पुनः
तो पुष्य नक्षत्र से शुरू करके 1 महीना 6 महीने देने से स्वर्ण देना अपेक्षित है क्या? ऐसे रोज स्वर्ण देना अपेक्षित है क्या? घीस की जो सोना देना है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, ये 1 बरस या 2 बरस तक लेंगे। बाकी सोना उबाल के लेना है उसमें तो कोई क्षति नहीं है वो सबसे आसान तरीका है, और उसमें सोना कम भी नहीं होता एक्चुअली। जो होता है वो बहुत बिल्कुल कम, बिल्कुल छोटी मात्रा में कम होता है, जिसको कोई देखने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। मी सुद्धा खूप वर्षापासून रेग्युलर सुवर्ण सिद्ध जलच घेते. ओके. पूर्वी चिकन पॉक्स होत नव्हते तेव्हा सुवर्ण प्राशन का देत नव्हते. इवन टीबी वॉज boom in 60s in plague epidemic also. No Ayurved was used. Why? Actually आयुर्वेद फिर से उभर आ रहा है। ये बीच में जो कालावधि हुआ है वो हमारे लिए एक बहुत कालावधि इस प्रकार से कहेंगे। और आयुर्वेद को बहुत सप्रेस किया गया था ब्रिटिश नीति में, और स्वातंत्र के बाद ये शुरू होना जरूरी था लेकिन हुआ नहीं। अभी ये उभर आ रहा है और इसका श्रेय बिल्कुल कोलटकर सर जैसे गुरुवर्यों को। अगर उन्होंने ये शुरुआत नहीं की होती तो आज ये हम डिस्कस भी नहीं करते। सब अपने अपने तरीके से एलोपैथी देते रहते, कोई आयुर्वेद के बारे में सोचता भी नहीं। ये जो परिवर्तन आया है, बहुत सारे लोग आयुर्वेद करने लगे हैं, इसका कारण किसी ने तो इसके बारे में अलग से सोचा और वो प्रैक्टिकली किया, सिर्फ सोचा नहीं, उसको प्रैक्टिस में लाया, और इसीलिए आज इस प्रकार की चर्चा हम करते हैं। तो मुद्दा यह है कि इसी प्रकार से अगर जो ताई राजवाड़े ने मुद्दा उठाया था कि 2 बरस के 2 महीने के बच्चे को लेकर सिनेमा गृह में चले जाते हैं, तो क्या रहेगी इम्यूनिटी उस माता की और उस बच्चे की? तो माता को अगर निर्बंध करने हैं और उसको भली भांति ध्यान देना है उसकी सेहत की और उसके बच्चे की सेहत की और ये नहीं कर रहे तो हमारा जो बेस है वही हिल जाता है। जब बचपन से ये इम्यूनिटी की कंसेप्ट इस प्रकार से नहीं है, कुछ भी खाओ पियो और गोलियां लेते रहो, वैक्सीनेशन लेते रहो, ये कहाँ का जमाना है? ये अलग ही सोच है इस प्रकार से। नहीं तो ये जंक फूड फास्ट फूड वगैरह का इतना प्रसार होता ही नहीं। आज अमेरिका वगैरह सभी देशों में ये सब जंक फूड फास्ट फूड का बड़ा प्रचलन है, भारत में भी हो गया है। तो ये क्यों होता इस प्रकार से? अगर हम खाने की तरफ ध्यान देते और अच्छा ही खाना खाते, घर का ही खाना खाते, ये संकरित धान वगैरह ये तो और आगे की चीजें हैं, संकरित पशु ये और भी आगे की चीजें, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और वो जो पोल्यूशन बढ़ रहा है विभिन्न तरीके से, अन्न में है, पानी में है, मिट्टी में है, हवा में है, उसको कैसे रोके? तो ये सबसे अहम चीज है कि हमें इन सभी के बारे में सोचना है। और सुवर्ण सिद्ध जल, कई सुबह उठते ही पानी में सोने का कंगन या वड़ सोने इस प्रकार के डाल के उबालना है। जब उबले तब सोना निकाल लेना है और वो पानी वैसे ही रखना है। और शायद आपको गर्म पीना हो तो थर्मास में रख दो, ठंडा पीना हो तो ठंडा करके फिर पी लो। लेकिन आज का आज ही इस्तेमाल करना है, आज का कल नहीं इस्तेमाल करना, इतना ही इसमें है। और कुछ मरीजों में जैसे कि किडनी फेलियर में है, हम उनको बताते हैं कि उसका काढ़ा बनाओ, एक चौथा ही हिस्सा ही रखो, 3/4 पानी जो है वो उबाल के निकाल दो इस प्रकार से। तो ये भी कितना सन, कितना सोना, कितना पानी, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। पानी आपको जितना चाहिए सभी लोगों के लिए, 2 लीटर 3 लीटर पानी वैसे हमारे हिसाब में कम ही पीना है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में पानी की ज्यादा जरूरत है।
चाहिए, बाकी तो पानी कम ही पीना है। तो जितना पूरे परिवार के लिए पानी चाहिए उतना पानी रखो, उसमें सोने का अंगूठी या कंगन ऐसा डालो। हमने एक अलग से बना लिया है जिसमें कि अंदर ताम्र है और ऊपर सिर्फ सोने का अस्तरण चढ़ा है उसके ऊपर। ये मिलता नहीं है, बनवाना पड़ता है। हमारा एक सोनार है एक्चुअली, पहचान वाला, उसे हमने बनवा लिया है वो। और जब वो बनवा लिया था, मेरे ख्याल में, मुझे पता नहीं, अभी 3 ग्राम कुछ सोना ऐसा कुछ लगा था उसमें। अंदर तांबा है, ताम्र है। और 15,000 खर्चा उस समय में आया था, 1-2-3 बरस की पहले की बात है। लेकिन हमने वो बनवा के रखे हैं। और जब हम घृत सिद्ध करते हैं उसमें भी हम डालते हैं ये जो दत्त कल्याण का घृत करते हैं, उसमें भी हम वो सोना डालते हैं इस प्रकार से। दूध सिद्ध करते हैं तो उसमें भी वो डालते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये करते रहे, ये बेहतर इस प्रकार का है। नहीं तो ये वड़ जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ मणि का संबंध नहीं रहता, वो भी डाल सकते हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, आपकी हैसियत से करो, जितना डाल सकते हैं उतना डालो इस प्रकार से। बट आफ्टर डिलीवरी हियर इन इंडिया ऑल्सो एलोपैथी एडवाइस टू टेक फुल नॉर्मल डाइट फ्रॉम 3rd डे। ये तो गलत चीज है ना। उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वास्तव में एमबीबीएस के कोर्स में सिर्फ 2 क्लॉक आवर्स, 2 घंटे फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए दिए गए हैं। ये मजाक है रियली। जो आदमी वैद्य करने जाने वाला है, प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस करने वाला है, उसका ज्ञान सिर्फ 2 क्लॉक आवर्स इतना है। ये बड़ी मूर्खता है। और ये 1935 में, जब फार्मेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका के एमबीबीएस करिकुलम में ले लिए गए, उनकी कमिटी पे ले लिए गए, वहां से टर्न हुआ है। वो सभी सिर्फ फार्मेसी ओरिएंटेड रिसर्च इस प्रकार का हो गया है। सुवर्ण उगळ झाल्यावर पाण्यात, उकळून झाल्यावर का काय, पाण्यातच ठेवले तर चालते का? येस, चालते, देयर इज नो डाउट, यू कॅन कीप इट. ओनली थिंग इज पीपल आर अफ्रेड whether it may be lost or something. So हमने भी कुछ गवाए हैं इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान देना है बस, बाकी उकळून झाल्यावर। मी जीर्ण ग्रहणी आंबात एक्सेट्रा रुग्णात चतुर्थांश सिद्ध सुवर्ण जल सांगतो, चिकित्सा लवकर फलद्रूप होते। ये सभी में बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट ऑफ mother have to be evaluated in criminals. सोचना पड़ेगा। इसमें 2 अहम चीजें हैं, ये हमारा विषयांतर हो जाएगा। साइकियाट्रिस्ट का ऐसा कहना है कि बाय बर्थ कोई क्रिमिनल नहीं होता, और 5वें बरस तक का बालक अपराध नहीं कर सकता, ऐसा नियम है। अगर वो बंदूक लेके शूट भी करता है तो उसको बंदूक भी मालूम नहीं, शूट करना मालूम नहीं, लोगों की मौत के बारे में मालूम नहीं, वगैरह वगैरह, वो निराकस है इस प्रकार से। लेकिन परिस्थिति उसको मजबूर बनाती है और गुनहगार बनाती है, ऐसा कहना है साइकियाट्रिस्ट। दूसरी तरफ ये भी है कि परंपरा से, वंश परंपरा से गुण या दोष आ जाते हैं। इसलिए खास करके कुत्तों में ये फैमिलियल हिस्ट्री देखी जाती है 8-8, 10-10 पीढ़ियों में, कि ये अगर एल्सेशियन है तो एल्सेशियन ही है क्या, दूसरा कहीं ब्रीड हो गया, हो नहीं गया, इस प्रकार से। घोड़ों में या अश्वों में भी ये देखा जाता है कि उनकी फैमिलियल हिस्ट्री क्या है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि परंपरागत, वंश परंपरागत गुण उसमें समा जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक परिस्थिति से बदल होता है, और वंश परंपरा से चीजें चलती आते आती रहती है। तो इसके बारे में, एक परिस्थिति के बारे में हम सोच सकते हैं थोड़ा सा, कि परिस्थिति किस प्रकार की है। और उस परिस्थिति में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सबको सहन करके भी वो अच्छे हो जाते हैं।
गुनहगारी की तरफ मुड़ते नहीं है इस प्रकार से। बाबा साहेब आम्बेडकर से लेकर ज्ञानेश्वर या तुकाराम और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत हालातों का सामना किया, बहुत कष्ट सहन किए, फिर भी बदले नहीं वो इस प्रकार से। तो ये होना चाहिए कि परिस्थिति कितनी कारण है और उस व्यक्ति का मूल स्वभाव कितना कारण है, जो वंश परंपरा से वगैरह से आया होगा इस प्रकार से। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन ये गुनहगारों में देखना चाहिए, मुझे पता नहीं है अभी उसके बारे में कुछ दिलचस्प है। बेसिकली द आइडिया दैट फूड नरिशेस माइंड इज टोल्ड ओनली बाय आयुर्वेदा। Nowadays the food itself is the very cause of downfall of society। ये एक चीज है। वैसे गीता से भी आया है, सात्विक आहार सात्विक प्रिया एक्सेट्रा। तो भगवत गीता में इसके बारे में जिक्र है। और अन्नमयम ही सौम्यमय मनः, ये छांदोग्य उपनिषद से है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये भी छांदोग्य उपनिषद से है। तो केवल आयुर्वेद में है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने संस्कृत के बारे में बहुत ही दुर्लक्ष्य किया। संस्कृत एक ज्ञान का माध्यम है, इसको हमें सामने रखना है और उस दृष्टि से संस्कृत का अध्ययन करना है। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारा विज्ञान संस्कृत में है। जैसे कि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, ये मूल संस्कृत नहीं है, वही पढ़ेंगे तो ही ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। Unfortunately, major sources of funding to FDA is from pharma companies. One American physician, Dr. Ray D. Stand, has very elaborately discussed in this Death by Prescription, in his book Death by Prescription, Dr. Ray। किताब देखनी चाहिए, अमेजोन पे है क्या? Even in Ayurvedic hospitals, they give allopathic medicine to mothers and infants, vitamin D3 and calcium syrup. It motivates students to practice Ayurveda, as they don't get practice in their own Ayurvedic clinic। ये तो सिलसिला चल रहा है बहुत सारे वर्षों से, इसीलिए तो कॉमेंट कर के प्रयास है कि हम मूल ग्रंथों का अध्ययन करें, हम प्रैक्टिकल दे, हमारे क्लिनिक में दे, वहां भी नहीं हो रहा है तो, और फिर ये बातें बदलेगी। तो मेरा तो सुझाव है कि जो समाज में प्रैक्टिस करने वाले बहुत आयुर्वेद के सभी विश्व भर में है, सभी देश भर में है, तो उनको अगर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से जोड़ा जाए तो स्थिति थोड़ी बदल सकती है। While suggesting diet as per Ayurveda to lactating mothers in one repeated institute, it is sad to say that some Ayurveda graduates oppose me and ask patients to have full diet। मैंने जिम में काम किया है, मुझे डाइट के बारे में मैं सीखा था, सोसाइटी में क्या कंसेप्ट है ये जानना था, सीखना था। तो ठीक है ना, तो वो और जो नेचुरल डाइट है उसके बारे में सोचे। नॉट ओनली फूड बट थॉट प्रोसेस, बुद्धि, प्रकृति एक्सेट्रा फैक्टर are also determining action of person, darshan shastra and spiritual thoughts regarding regulating it। सर, इम्युनायझेशन अँड ग्रहबाधेचा कसा विचार करावा? आफ्टर इम्युनायझेशन ग्रहबाधा काही पेशंट मध्ये दिसून येते। इम्युनाइजेशन से नहीं होगा, वो अलग कारण होगा उसका। वरवधु में जाति के विचार नहीं तो कुत्ते का सोचते हैं। कुत्ते का सोचते हैं, ये समझाने में कुत्ते का है, कुठे का सोचते हैं ऐसा। ये अलग चीज है। मुझे यह अनुभव आया कि आयुर्वेद का आहार और जिम में जो आहार बताया जाता है उसमें बहुत अंतर है। मैंने उनको काउंसलिंग करके बदलने का प्रयास किया, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। बहुत अच्छा है।
यस सर, अवेलेबल। हाँ, अवेलेबल है। ये मेरे ख्याल में अभी हम रुकते हैं। Yes, Death by Prescription is a very good book where cases have been described with due. Described that due to allopathy medicine, people have died. It is written by American doctor. Can one collect data about angioplasty and bypass surgeries, immunization program, etc. all over India in the corona time, that is since March 23rd onwards, that will prove lot of things about usefulness of these things, rather uselessness of this thing. When Veer Savarkar had to initially eat very bad food in cellular jail for years, but he could keep his mind clean due to practice of yoga. The food used to contain germs and insects and was very badly prepared. Otherwise, the natural thought of suicide in those jails was obvious. स्मशानभूमीत अंत्यविधी कमी झाले लॉकडाऊन पिरियड मध्ये, कारण लोक दवाखान्यात गेले नाहीत. दॅट इज ट्रू. करेक्ट. यूजलेसनेस ओनली मीन. सो हमारे एक शितोड़े काका है, उनका कहना था मेडिसिन को जब इन्होंने आवश्यक बता दिया तो ये सबसे बड़ी भूल है. खाने पीने की चीजें उपलब्ध हो, अच्छा खाने पीने की, ये सही है, लेकिन मेडिसिन जो है, दुकानें जो है मेडिसिन की, उसको चालू रखना है या अत्यावश्यक चीजों में आ गया, ये सबसे बड़ी भूल है, ऐसा उनका कहना था. तो ठीक है. अभी इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये काफी विषयांतर हो गया, आगे इसको लेकर चलेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.